ये सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। एक जो ब्रेक की बात है उससे मैं थोड़ी दिक्कत है मुझे। प्लीज़ टाटा से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसकी जो डिस्क हैं इनका कुछ इलाज कराओ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 60,000 के आसपास चली है। उसके बाद मैंने 2 बार इसको टर्न करवा चुका हूँ, तो ये मेरे हिसाब से क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस है। राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है अपनी टाटा की अल्ट्रोज। जो वेरिएंट है ये XZ प्लस वाला है, डीजल के अंदर, मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। ये कार अपन ने परचेस करी थी 2021 के अंदर, तो कार को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से अबाव ही हो चुके हैं, 1-2 महीने ऊपर। तो ये कार अभी चल चुकी है 58,230-40 ऐसे किलोमीटर के आसपास। ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 60,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, क्योंकि इसकी 60,000 की किलोमीटर की अपन ने सर्विस भी करा दी है। अब 60,000 के बाद होगी, यानी 75,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होने वाली है। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कार ने कहाँ दिक्कत दी है, क्या इसके सर्विस रिलेटेड दिक्कत आती है, इसके अंदर कोई पार्ट से रिलेटेड दिक्कत आई है, वो बार आपको बताऊंगा। मैं इसके अंदर ओवरऑल पूरा ओनरशिप रिव्यू आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी चाबी से। तो चाबी के अंदर मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। इनफैक्ट इसका रिमोट का सेल भी चेंज नहीं हुआ 3 साल के अंदर। तो इसके अंदर लॉक अनलॉक ये सारी चीज़ें मिल जाती है, जो अभी ऑलमोस्ट न्यू कार आ रही है टाटा सफारी, टाटा हैरियर, ये सेम की देखने के लिए मिलती है। तो 3 साल पहले से ये की आ रही है और अभी भी स्टिल वही आ रही है। अभी जो अगर ये मॉडल कोई ख़रीदता है अल्ट्रोज डीजल के अंदर, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ये ऐड ऑन हुई है। एक सनरूफ ऐड हुआ है और 6 एयरबैग ऐड हुए हैं। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और हाँ, अब उसके अंदर पहले जो मैंने परचेज़ करा था उस टाइम पे ये कार के अंदर आते थे अपोलो के टायर, अपोलो नहीं, गुडियर के टायर आते थे। अब शायद से चेंज कर दिया इन्होंने मैन्युफैक्चर, क्योंकि जो मेरे टाइम पे दिक्कत आई थी हुआ क्या था, पीछे लगा हुआ टायर। इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल आती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो टायर लगा हुआ है 185/16 16 इंच का इसका एलो व्हील है। और ये देख सकते हैं गुडियर का टायर है। ये उस टाइम पे ओनली गुडियर के टायर के अंदर ही आता था, मतलब गुडियर वाले ही कंपनी का टायर बनाता था ये साइज़ का। तो ये टायर जल्दी से मिल नहीं रहा था, तो मुझे दिक्कत क्या आई थी, तो पहली दिक्कत पे ही बात कर लेते हैं। फिर इसके अंदर ये टायर डलवाने पड़े थे। इसके अंदर ये ब्रिजस्टोन का टायर डला हुआ है। और जो ये टायर है इसकी साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 195, जूम कर देता हूँ, 195/16 R16। ये खाली 10 साइज़ बढ़ाया है, मतलब एक साइज़ बढ़ाया है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के अंदर भी कोई मेरे पास ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया है। एवरेज भी अभी जो देती थी वही है। तो डीज़ल लेने का मेनली मकसद क्या था, हमें गाड़ी चलानी ज़्यादा थी तो हमने डीज़ल ले ली। और मैं ये मानता हूँ अगर कोई टाटा अल्ट्रोज लेने वाला भी है ना, तो उसको डीज़ल एक बार चला के देखनी चाहिए, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन आता है। इसी को कर देता हूँ बंद। तो अभी किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज भी आपको दिखा दूंगा। अभी ये चलिए 58,298, मतलब 58,300 किलोमीटर चल चुकी है। तो पॉजिटिव इस कार के अंदर बहुत सारे हैं, नेगेटिव कुछ कुछ ही है। जैसे पहला नेगेटिव बता देता हूँ मैं। इसको बूट ओपन करते हैं तो हुआ क्या था, यहाँ पे जो है थोड़ा सामान ही पड़ा हुआ, ये जो पार्ट है ना, ये रस्टिंग पकड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि गाड़ी बार बार धुलती है। तो ये रस्टिंग पकड़ लिया था। हुआ कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन करके दे दिया कंपनी ने, इनको पेंट करके भी दे दिया। यहाँ वाले जो पैनल है इसको पेंट करके भी दे दिया था। और इसके हाइड्रोलिक जो हैं, जैसे अभी देख सकते हैं, ये इजीली ऐसे खुल रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं। तो वो वारंटी के अंदर कवर हो चुके थे, क्योंकि हाइड्रोलिक इसके ख़राब हुए थे। ये बूट ऑटोमेटिक खुल नहीं रहा था, मतलब जैसे ऐसे ऊपर करते हैं तो ऐसे ऊपर नहीं आ रहा था, उसको मैनुअली करना पड़ रहा था। तो ये चेंज हो गए। वैसे ऑलमोस्ट इसके अंदर अगर कोई दिक्कत आई है तो मैं पॉजिटिव बता देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव हम बहुत सारे बता सकते हैं। और टाटा से टाटा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि लोग बागों ने बहुत उल्टे सीधे वीडियो बना रखे हैं कि उन्हें ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। दिक्कत आती है, नो डाउट। हमने जब ये गाड़ी ली है तो हमें भी दिक्कत आती है, बट सोल्यूशन आपका सर्विस सेंटर चेंज कीजिए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जो सर्विस सेंटर नियर बाय है वो चंबल है, और चंबल से ही हमने गाड़ी ली थी, तो वो सोल्यूशन इसका करके देते हैं। हाँ, कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इसके AC के अंदर दिक्कत आती है कि जल्दी से क्या है, कभी बाहर की सर्कुलेशन हवा, वो जो मशीन आती है अंदर की, वो हवा ले लेती थी, बंद हो जाती थी, फिर बाहर की गंदी हवा लेती थी। तो ऐसे बहुत सारे टाइम दिक्कत आई है। तो उसके पार्ट में दिक्कत आई है, तो वो थोड़ा टाइम लेट भी होता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर अगर कोई पार्ट है तो उसके अंदर 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। तो ये एक दिक्कत है। बट हाँ, वो पार्ट चेंज करके देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं करते। तो पीछे ये दिक्कत आई थी, ठीक है। इसके सेंसर बढ़िया वर्क करते हैं, कैमरे क्वालिटी बढ़िया है। अब और ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, क्योंकि जो 1.2 टर्बो वाला है उसमें 360 कैमरा आ गया, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव हो गया। बाकी इसके कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्पीड पे इस कार की स्टेबिलिटी की बात करूँ, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। मतलब उम्दा क्वालिटी इन द सेंस बहुत ही प्यारी की है। जो ये रोड से चिपक के चलती है ना, बिल्कुल सेडान जैसे चलती है। ये प्रीमियम हैचबैक है, i20 इनसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बट i20 भी है हमारे पास, मेरे फ्रेंड ग्रुप में है,
उससे ज़्यादा बेटर मुझे इसकी ब्रेकिंग लगती है। आई डोंट नो क्यों लगती है, मुझे भी नहीं पता, बट इसकी ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है, इसकी राइड इन क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, इसके स्पीकर का साउंड ज़्यादा बेटर है। सर्विस कॉस्ट वो भी डीजल है, ये भी डीजल है, तो अप्रोक्स इनका 6 से 7 हज़ार के आसपास ही बिल बैठता है। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है, उसमें नॉर्मल डलता है, तो इसकी सर्विस कॉस्ट इसलिए थोड़ी ज़्यादा जाती है। 3.5 या 4 हज़ार का तो इसमें ऑयल डलता है, तो वो सिंथेटिक डलता है। बट हाँ, इसका प्लस पॉइंट ये 15 हज़ार पे सर्विस होती है, उसकी 10 हज़ार पे होती है, तो ये 15 हज़ार पे सर्विस होती है। तो मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार का अगर ऑयल गिरता है सिंथेटिक तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इतना चार्ज दे सकते हैं अगर आप कार मेंटेन कर रहे हैं तो। अब XZ प्लस ली थी तो उसके अंदर हमें रूफ़ जो है ब्लैक ऑलरेडी मिली थी, इसको हमने पेंट वेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं मिली, ना इस पर हमें लेमिनेशन चढ़ानी पड़ी, कंपनी से आई है वैसे की वैसे। इसके एंटीना के साथ एक दिक्कत है, अगर कहीं कार छाया के अंदर खड़ी होती है तो कुत्ते इसको खा जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही, करना कुछ नहीं है। जिनके पास ये गाड़ी है अभी, जिनके पास एंटीना आता है, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मिड वेरिएंट से शार्पन एंटीना कर दिया, पर अगर है किसी के पास तो कुछ नहीं करना, एंटीना को अपना ऐसा खोल लेना। अगर बार बार कुत्ते उत्ते खा जाते हैं, जब भी गाड़ी आप कहीं पार्किंग में खड़ी करके जाओ तो ऐसे खोल के इसको खोल खुला के यहाँ रख लो, क्योंकि हम भी मोस्टली यही करते हैं। इसके डोर की बात करें 90 डिग्री खुल जाते हैं, मज़े से आप अंदर चढ़ के उतर के बैठ सकते हो, मस्त एकदम। अब हमने इसके अंदर ये 3D जो मैट आते हैं 5D 6D या जो भी बोलते हैं आज की डेट में, इनको लगवा तो लिया। अब इनका मेन मकसद तो क्या कचरा रोकना है, बट ये क्या होता है कि हम बैठते हैं तो ये क्लिपेज ना टूट जाती है। कॉस्ट महंगी करते हैं, प्रीमियम लुक भी देते हैं, ठीक है, पर ऐसे अगर नॉर्मल आते हैं तो वही रहे, क्योंकि मैंने आगे नॉर्मल ही रख रखा है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि होता क्या है वो क्लच के यहाँ पे वो अटक जाता है, प्रॉपर पूरा क्लच दबता नहीं है, फिर क्लच प्लेटें फूकने का डर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ आफ्टर मार्केट क्या करा रखा है, तो कुछ नहीं करा रखा, एक 3D मैट्स, एक यहाँ पे फ्लोर मैटिंग करवा रखी है, और ये परफ्यूम तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये लगवा रखे हैं साइड में सी जालियाँ धूप से। बाकी इनका चालान है, तो मैं फ्रंट में तो वैसे लगवाते नहीं हैं, हम जल्दी से पीछे लगा रहते हैं। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट कराया। टायर इसके जो है वो रीज़न से किसी चेंज कराने पड़ गए थे, क्योंकि घिसते वैसे इनकी लाइफ इतनी रहती है 40 से 50 हज़ार किलोमीटर तक, उसके बाद आप टायर चेंज करा लो, ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही चलता है। इसकी बात करें लाइट के थ्रो की, फ्रंट लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है, हेलोजन होने के बाद भी, हेलोजन इन द सेंस इसकी हाई बीम हेलोजन है और लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है, तो येलो लाइट होने के बाद भी काफ़ी अच्छा थ्रो है। इसका कॉर्नरिंग लैंप भी प्रॉपर वर्क करता है। इनकेस होता है ना कि अगर इनको ऑन नहीं करते हैं, ऑन इन द सेंस कहाँ से होता है वो बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत जगह देखा है लोग बाग इनको कॉर्नरिंग लैंप से ही काम लेते हैं। अब जैसे इनको ऑन करते हैं, स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी, लाइट ये ऑन कर देता हूँ, इस वाले बटन से आपके कॉर्नरिंग लैंप चालू होता है। एक बार को वापस ऑन करता हूँ, हाँ अब ऑन हो गई है, ठीक है, तो यहाँ लाइट चालू हो जाती है। अभी लाइटें कहाँ काम आती है, एक से जल जाता है आपका पीछे वाला ये वाली लाइट, इतनी भी दिख नहीं रही है, और कॉर्नरिंग लैंप भी दिखा देता हूँ, वो नीचे वाली लाइट चालू हो जाती है उन बटन से, और ये कॉर्नरिंग लैंप हो जाता है। अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये कॉर्नरिंग लैंप नहीं जलता है, इनसे आप इनको ऑन कर सकते हो दोनों को। ये काम आएगा आपके मेनली बारिश के अंदर, तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। अगर किसी को ऑन नहीं करना है, ऑन होने का नहीं पता, तो इस बटन को उस बटन को दबाओगे तो ये वाली लाइट भी ऑन हो जाती है। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, कार के अंदर 5 जने आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वाइपर की क्वालिटी अच्छी है। फ्रंट में इंजन जो है 1.5 लीटर वाला डीजल वाला है। मुझे पर्सनली ये इंजन ज़्यादा अच्छा लगता है 4 सिलेंडर के अंदर, जो नॉर्मली है। मेरी सिस्टर के पास भी है ये सेम गाड़ी, वो 3 सिलेंडर इंजन है पेट्रोल के अंदर। उस गाड़ी को चलाने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है, जिस हिसाब से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इतना बॉडी हैवी है इसका, तो उस इंजन के अंदर वो सक्सेस नहीं है। 1.2 जो आया है वो नेक्सॉन वाला इंजन दिया है टर्बो के अंदर, तो उसको मैंने चला के देखा नहीं है पर्सनली, बट मुझे पेट्रोल इंजन बिल्कुल बेकार लगा है। ये भला मैं टाटा का ट्रू फैन हूँ, इस गाड़ी का ट्रू फैन हूँ, बट मुझे वो 1.2 लीटर वाला जो 3 सिलेंडर वाला इंजन वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चला के देखा, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एवरेज भी अच्छा नहीं देता। ये कार अभी सिटी के अंदर भी 18 का एवरेज दे रही है, मैं आपको स्क्रीन के अंदर और दिखा दूँगा। तो बाहर से गाड़ी बहुत प्यारी लगती है, एक बार पास से निकलती है तो लगता है कि हाँ, आपके 12-13 लाख रुपए खर्च हुए हैं वो वर्थ है। क्योंकि इस कार का डिज़ाइन इतना प्यारा है ना, जिसके क्या ही कहना है। मैं इस कार का बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। इसकी बिल्ट इन क्वालिटी ले लो, एक्सीडेंट हुआ है इसका, आगे बम्पर ही चेंज हुआ है, तो
बिल्ट इन क्वालिटी ले लो, क्योंकि इसकी बिल्ट इन क्वालिटी इतनी ज़ोरदार है ना जिसकी कोई हद नहीं है। प्योर आपको नहीं लगेगा किसी टैंक में बैठे हैं। टाटा कोई सी भी कार उठा के देख लो, बट हाँ पर्सनली हम इसको चलाते हैं तो हमें तो ये लगता है कि हम टैंक के अंदर बैठे हैं, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है। वैसे ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसे बिल्कुल फ्री होकर बैठें, क्योंकि गाड़ी एक टाइम तक ही आपको सेव करेगी, बिल्ट इन क्वालिटी मैटर नहीं करेगी। अगर ज़्यादा यूँ होता है ना 140-160 पे एक्सीडेंट कर रहे हैं तो उसमें भी सेफ़ होने के चांसेस कम है। बट मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये गाड़ी काफ़ी सेफ़ है। अब अंदर चलते हैं। इसके जो ग्लास हैं ये सब कुछ कंपनी से, कुछ ऐसे कुछ फालतू अपन ने खर्चा नहीं कर रखा है इसके अंदर। अब सीट जो है उसी टाइम से इसके अंदर लेदर मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। सीट आपको अप डाउन आगे पीछे करने के लिए सब कुछ मिल जाता है, प्रॉपर डेड पेडल मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है इस गाड़ी का। स्टीयरिंग व्हील मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगता है। टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। AC भन्नाट काम करता है, AC बढ़िया है। मैं इंजन का साउंड और सुना देता हूँ आपको एक बार स्टार्ट करके, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा AC ऑन करके कि इंजन का साउंड कैसा क्या है। हुड ओपन करके सुना देता हूँ मैं आपको। और इस कार के अंदर स्पेस इतना है ना, इधर बोतल रख लो, पीछे रख लो, ग्लोव बॉक्स के लिए है, ग्लोव बॉक्स कूल मिल रहा है। मतलब अटम शटम इसके अंदर जगह है। जितनी आपको जगह चाहिए कम पड़ जाएगी आपके पास जगह की सामान रखने के लिए, पर जगह कम नहीं पड़ेगी। अभी AC ऑन कर रखा है मैंने, ये इंजन का साउंड है इसका अभी, ठीक है। ऊपर इंसुलेशन भी दे रखा है आपको टाटा ने। तो टाटा की मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया गाड़ी है। हेरियर वेरियर अपन ने ऑन नहीं करी तो मैं उसका नहीं बता सकता। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर ऐप मिल रहा है इस प्राइस के अंदर। यहाँ 7 इंच या 8 इंच की टच स्क्रीन है, में भी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब मिल रहा है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। IR हाँ, ये ऑटो डिमिंग होता तो ज़्यादा बेटर रहता। कैबिन के अंदर आपको LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको वेंट्री मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनग्लास के होल्डर मिल जाता है, एक तरह से सन अपने जो चश्मे वश्मे है वो रख सकते हैं। वॉइस कमांड के लिए माइक दे रखा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है ऑटो के साथ में। टाइप A दे रखा है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है। यहाँ पे आपको गेयर बॉक्स जो है, इस गेयर बॉक्स के अंदर एक दिक्कत है। कभी कभार क्या होता है, जैसे हम रिवर्स गेयर लगाते हैं, अभी तो एकदम लग गया, कभी कभार नहीं लगता है। कैमरे क्वालिटी वो दिखा देता हूँ, एडप्टिव गाइडलाइंस के साथ मिलता है। तो ये दिक्कत है इसका, ये जो गियर है ये कभी कभार दिक्कत देता है हमें। और रिवर्स गियर जो है ना एकदम से लगता नहीं है, अभी तो बहुत इजी लगता है। मे बी शायद से वो कार इतनी चल गई। बाकी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत देता था। एक बार कार को आगे लेनी पड़ती थी, फिर पीछे लेना पड़ता था, ऐसा दिक्कत होती थी। इसके जो पैनल गैप्स है वहाँ कहाँ को कुछ दिक्कत है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पैनल गैप्स में दिक्कत है, ठीक है। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप टाटा ऑन कर रहे हैं तो कुछ तो आपको सोच समझना पड़ेगा। कार कोई सी भी परफेक्ट नहीं होती, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं इस कार के अंदर कमी आपको 1-2 ही बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे इसके अंदर पार्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। आने वाले कुछ टाइम में मतलब ये होता है कि इसको 15-20 दिन में एक बार सर्विस सेंटर ले जाना ही ले जाना है, ठीक है। ये 1-2 कमी है। बाकी पेंट की कमी है। पेंट कुछ जगह से इसके अंदर रस्टिंग आ गई थी। जैसे हुआ कि अभी 3 साल हो गए, यहाँ वाला जो पैनल गैप्स हैं यहाँ पे रस्टिंग आ गई थी, यहाँ पे इनसाइड में, क्योंकि बारिश के अंदर चलती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी देर तक कार खड़ी रहती है, तो उसके कारण रस्टिंग आ गई थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करा कंपनी ने, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 85% कंपनी ने अवेयर करा कि कार को टाइम हो गया था। अगर आपकी नई कार के अंदर आता है तो मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे पीछे वाला पैनल पर वो हो गया था। तो 85% उसके अंदर कंपनी ने अवेयर करा और 15% अपन को देना पड़ा। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 1500 या ऐसे कुछ पैसा देना पड़ा। बाकी मतलब बिल तो 10,000 के आसपास का था, 1500 रुपये ऐसे कुछ देने पड़े। तो वो चेंज हो गया, चेंज इन द सेंस उसको पूरा रीपेंट कर दिया अच्छे से। तो ये बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर आपके टाइम के बाद अगर दिक्कत आती है तो कंपनी आपको करके दे रही है ना, तो आपको कार ले जानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि मेरे घर पे आके ही करेंगे, मेरी कार के अंदर दिक्कत है, मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, ये ऐसे उन पे ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। अगर जैसे हमारी कार चलती है तो हमें पता है ना कि हमारी कार चल रही है इतना, तो ये आना ही आना है चीज़ें। जैसे नॉर्मल चीज़ थी वो AC वाली, उसके लिए हम परेशान होते थे, कंपनी करके देती थी, टाइम लेती थी, बिल्कुल लेती थी। 1-2 बार में सही भी नहीं हुआ, इनफैक्ट अभी जाके लास्ट टाइम सही हुआ है ये। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 5-6 बार इस चीज़ के लिए ले जाना पड़ा। टाइम लगता है। आपने कोई कार ऑन करी है तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कंपनी की कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर वाले मना नहीं कर रहे हैं आपको, कुछ सर्विस सेंटर वाले नाटक करते होंगे, बट हमारे साथ नहीं हुआ। चंबल मोटर्स को मैं कोई फ्री प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे वहाँ की सर्विस अच्छी लगती है उदयपुर राजस्थान के अंदर, इसलिए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो आप वो करवा सकते हैं। अगर आपको किसी से नहीं है दिक्कत, किसी से दिक्कत है तो आप चंबल पर जाकर करवा सकते हैं। बाकी मैंने दूसरे ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर विजिट भी नहीं करा, क्योंकि मुझे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मे भी हो सकते हैं उनसे बेटर हो, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को दूसरे सर्विस सेंटर से दिक्कत हो तो आप वहाँ चंबल पे जा सकते हो, ठीक है। इसके पैनल गैप्स के अंदर यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी कार की बिल्ट इन क्वालिटी अच्छी है, राइडिंग अच्छी है। एवरेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार।
एक बार लाइट को बंद करता हूँ, फिर यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लाइट ऑन कर दी थी तो वो ऑटोमेटिक इस हिसाब से कम कर लेता है। ये सबसे बढ़िया लगता है। आपकी स्टीयरिंग का आपको नहीं पता ना, तो ये आपको प्रॉपर बता देता है। आज की डेट में महंगी महंगी कारों के अंदर आ रहा है। अभी देख सकते हैं फुल टैंक कराने के बाद 321 किलोमीटर चल चुकी है। 18.1 किलोमीटर का एवरेज दिखा रही है। AC ऑन कर रखी है तो वो 2 से 1 आ गया। तो ये इसके अंदर एवरेज दिखा रही है। यहाँ पे क्लस्टर के अंदर आपको FM चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताती है यार ये कार। सारी चीज़ें अभी भी वही आ रही है नई वाली के अंदर। वाइपर क्वालिटी अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, पीछे एक साइड में 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट का कंफर्ट अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम हैचबैक के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कार इसको मैं मानता हूँ। i20 मेरा फ्रेंड ओन करता है, उसको मैं भी चलाता हूँ। उसकी भी एक प्रॉपर ओनरशिप वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो में नहीं आएगा तो मुझे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कारें हैं मोस्टली मैं भी चलाता हूँ, मेरे दोस्त भी चलाते हैं, तो ओनरशिप रिव्यू हमारा मिक्सअप में रहेगा। तो अब बात करूँ इसके म्यूज़िक सिस्टम की। i20 जो है मेरे हिसाब से 2020 या 21 के आसपास का मॉडल है वो। उसके अंदर एक सबवूफर भी आता है, बट इसके जो म्यूज़िक सिस्टम का साउंड है वो लिटरली बहुत अमेजिंग है। बेस जो है ख़तरनाक आता है इस गाड़ी के अंदर। मतलब बाहर अगर इसमें फुल वॉल्यूम करके चल रहे हैं, आवाज़ फटती नहीं है। पहली बात तो कनेक्टिविटी में बढ़िया। हाँ, ये चीज़ देखिए, मैंने किसी के पास आईफोन हो ना तुरंत कनेक्ट कर लेता है, मेरा एंड्रॉइड नहीं करता। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, मे बी एप्पल वाला का ब्लूटूथ ज़्यादा बेटर हो सकता है, एंड्रॉइड वालों का नहीं है। बट हाँ, कनेक्टिविटी बढ़िया है, म्यूज़िक सिस्टम बढ़िया है, आराम से बात कर सकते हो। माइक दे रखा है, फ़ोन पे चलाने तो बात कर लो, बढ़िया चीज़ें। हाँ, एक चीज़ ये और आफ्टर मार्केट करवाई थी, बताना भूल गया। सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है इसके अंदर, पीछे पार्शियल ट्रे मिल जाती है, बूट स्पेस सफिशिएंट मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साइड के मिरर बढ़िया मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोल्ड हो जाते हैं शानदार तरीके से। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यार, मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ कि मुझे भी याद नहीं, 3 साल बाद बना रहा हूँ इसका ओनरशिप रिव्यू। तो इसके अंदर ये फिल्म भी चढ़ा रखी है जो 30% विजिबिलिटी के तौर पे काम आती है। ठीक है। हाँ, इसके अंदर वारंटी के अंदर ये साइड वाले बटन जो है वॉल्यूम के, ये भी चेंज हो गए थे। दिक्कत आई थी, चेंज करके दे दिया उन्होंने, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आपके कोई पार्ट में दिक्कत आ रही है, वारंटी अगर आपने एक्सटेंड करा रखी है, अगर नहीं भी करा रखी 3 साल तो फिर भी है ना, उसके बाद एक्सटेंड करा लो। नहीं करवाओगे तो वो आप पे डिपेंड है, बाद पैसा देना पड़ेगा, पर आप कुछ चार्जेस देके एक्सटेंड करा लोगे तो अच्छी बात है ना। जैसे मेरे ये चेंज हो जाता है, इसके अंदर वारंटी के अंदर से कोई पार्ट चेंज होना होता है वो चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर। एक जो ब्रेक की बात है उससे मैं थोड़ी दिक्कत है मुझे। प्लीज़ टाटा से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसकी जो डिस्क हैं इनका कुछ इलाज कराओ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 60,000 के आसपास चली है। उसके बाद मैंने 2 बार इसको टर्न करवा चुका हूँ। तो ये मेरे हिसाब से क्वालिटी के अंदर कोई डिफरेंस है, तो ये क्वालिटी वाइज चेंज कराओ। डिस्क के टर्न कराने कितना चार्ज है उसकी प्रॉपर मैंने मेरी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्या चार्ज लगा है, कितनी बार करवा सकते हैं। तो मैं 2 बार तो इसको टर्न करवा चुका हूँ। तो थोड़ा ये देखिए, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। या तो आप इसकी क्वालिटी इंप्रूव करें, या फिर आप बता दीजिए कि हाँ ये इतने किलोमीटर ही चलनी है। तो उस टाइम क्या है, जो ओनर होंगे उनके दिमाग में चलेगा कि हाँ मेरे 60,000 चलनी है, उसके बाद मुझे डिस्कें चेंज करानी, क्योंकि मेरी वरना है उसकी डिस्कें अभी तक चेंज नहीं हुई है। मेरे फ्रेंड की i20 है, उसकी भी डिस्कें अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो इसकी इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाती है, तो वो समझ में नहीं आता। बाकी इस कार के क्या ही कहने, लुक देखो आप, क्या शानदार लुक है इसका। फ्यूल टैंक इसका 37 लीटर के आसपास है आई थिंक। तो मुझे तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस कॉस्ट इसकी यही 5 से 6 हज़ार पड़ती है, ज़्यादा कोई डिस्क के अंदर अगर कैलिबर के वहाँ पे जो पैड होते हैं वो चेंज होते हैं तो मेरे हिसाब से 2,000 बढ़ जाता है। बस इससे ज़्यादा इसकी सर्विस कॉस्ट नहीं आती। 15,000 किलोमीटर अगर कार चल रही है तो इतनी सर्विस कॉस्ट नॉर्मल है, क्योंकि वरना की 10,000 किलोमीटर चलने पे 5 से 5,500 के आसपास आती है। तो ये 5,000 ज़्यादा ही चल रही है, तो इतना तो बनता भी, और सिंथेटिक ऑयल डल रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने बता दिया इसके अंदर 1-2 कमी है कार के अंदर, बाकी मेरे हिसाब से इस कार के अंदर कोई कमी नहीं है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसके अंदर वीडियो के अंदर, अगर कोई भाई कार लेने वाला है टाटा अल्ट्रोज़, तो प्लीज़ एक बार डीजल चला के देखो। आपको लिटरली फील होगा कि डीजल में और पेट्रोल में रात दिन का फ़र्क है। आपकी कार गवर्नमेंट आज खरीदते हो तो 15 साल चलनी है। कोई आपकी कार को बैन नहीं कर सकता 15 साल बाद चलने से पहले। ठीक है, अगर आप आज खरीदते हो तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी कार को चलने नहीं देगा। तो बाकी अपना ओपिनियन है यार। मेरे हिसाब से डीजल वन ऑफ द बेस्ट है टाटा अल्ट्रोज़ के अंदर। टॉप मॉडल ना खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ मेरी कार के अंदर ये नहीं आ रहा, टॉप मॉडल के अंदर वो आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे ज़्यादा कोई डिफरेंस आने वाला है। बट हाँ, ऐसी बाकी सारी चीज़ों के अंदर मैं 10/10 देता हूँ इसको। अगर 100 दे सकता हूँ तो 100 भी दे देता हूँ, क्योंकि इसकी 1-2 कमी के चक्करों में आप टाटा को बदनाम करोगे यार, तो वो मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं है। और सर्विस सेंटर के कारण आप टाटा को बदनाम करो तो वो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। सर्विस सेंटर आप चेंज कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस भी देती है कंपनी। एक दिन नहीं करवा सकती, आज आपने दी और आज आपकी कार डिलीवर नहीं होगी तो अगले दिन कर देगी यार, कहाँ दिक्कत है। इतनी महंगी कार आप ऑन करोगे,
मिडिल क्लास के हिसाब से मैं मानता हूँ, अगर कोई देख रहा है ना इस वीडियो को, तो वो गाड़ी आराम से ले लो यार, आँख बंद करके ले लो आप। और ये पीछे वाला जो अब कारों के अंदर आ रहा है ना कि ऐसे डोर खोलने के लिए, वो इसमें पहले से आ रहा था, और ये काफ़ी बढ़िया भी लगता है। कभी कभार इरिटेट करता है कि यार साला बटन कहाँ गया ऐसे खोलने के लिए। तो ये चीज़ बढ़िया है। पीछे की साइड में देख सकते हो ये भी 90 डिग्री खुल जाता है। तो इसे चढ़ने उतरने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ट इन क्वालिटी सब बढ़िया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।